हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन के नाम से जाना जाता है। सामान्य रूप से कई बार हमको सुनने में आता है कि भारत का व्यापार संतुलन विपक्ष में था, लगातार विपक्ष में है। जब से देश आजाद हुआ व्यापार संतुलन हमारा लगातार नेगेटिव चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि व्यापार संतुलन कहते किसे और भुगतान संतुलन क्या होता है और भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित किस प्रकार से रहता है, जबकि व्यापार संतुलन पक्ष में भी हो सकता है, संतुलित भी हो सकता है और विपक्ष में भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यापार संतुलन किसे कहा जाता है। किसी देश के दूसरे देशों के साथ या पूरे विश्व के साथ जितना द्रव्य मदों का आयात निर्यात होता है उसके योग, उसके लेखे को ही व्यापार संतुलन की संज्ञा दी जाती है। यानी व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक ऐसा अंश है जिसमें समस्त वस्तु और सेवाओं के आयात को और निर्यात को, इसके अलावा हमारे देश के द्वारा विदेशों में कोई विनियोग किया गया है, विदेशी लोगों के द्वारा देश में कोई विनियोग किया गया है और दोनों ही देशों के नागरिकों के बीच एक पक्षीय जितना भी हस्तांतरण होता है, इन सभी को व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है। यानी व्यापार संतुलन वह स्थिति है जिसमें केवल दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है, अदृश्य मदों को शामिल नहीं किया जाता है। यानी जिन वस्तुओं को हम आंखों से देख सकते हैं, भौतिक वस्तुएं जो है और जो सेवाएं हैं, उनको व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है। जैसे हमारे द्वारा कश्मीर के एप्पल इंग्लैंड को बेचे जाते हैं, हमारी चाय जो है अमेरिका जाती है, या हमारा डॉक्टर विदेश में जाकर कोई ऑपरेशन करता है, हमारा लॉयर यूएनओ में जाकर कोई केस लड़ता है। तो ये सारी चीजें दृश्य है। इसी प्रकार से चाइना से हम माल खरीदते हैं, जापान से हम टीवी खरीदते हैं, अमेरिका से हम वेपन्स खरीदते हैं। ये सारी की सारी मदें दृश्य मदें कहते हैं। इसके अलावा भारतीय कंपनी टाटा कंपनी कोरस का अधिग्रहण करती है और वहां पर पैसा लगाती है, वो भी दृश्य मद है। या विदेशी कंपनी पेप्सी या कोका कोला भारत में आकर अपना प्लांट लगाती है, वो भी दृश्य मद है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है। यानी वह सारी मदें जिनको कि देखा जा सकता है, मापा जा सकता है, उन वस्तुओं को व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है। व्यापार संतुलन पक्ष में भी हो सकता है, संतुलन में भी हो सकता है और विपक्ष में भी हो सकता है। यदि किसी समय देश के निर्यात है 500 करोड़ के और कुल आयात है 700 करोड़ के, तो हम बोलेंगे कि व्यापार संतुलन हमारे विपक्ष में है। जैसा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ है, हम 1951 से ही व्यापार संतुलन के समंकों का अध्ययन करें तो लगातार स्थिति हमारी यह रही है कि हमारे आयात अधिक रहे, निर्यात हमारे कम रहे, क्योंकि हमको भारी मात्रा में कच्चा तेल का आयात करना पड़ता है। पेट्रोल, डीजल, ऑयल आदि इतने हमारे वाहन चल रहे हैं, उसके लिए भारी मात्रा में हमको तेल का आयात करना पड़ता है। इसके अलावा देश की जनसंख्या ज्यादा है तो कई बार हमको दालें आयात करनी पड़ती है, कभी हमारे यहाँ प्याज महंगा हो जाता है, प्याज आयात करना पड़ता है, हमको चीनी आयात करनी पड़ती है। बहुत भारी पॉपुलेशन देश में होने की वजह से बहुत सारी चीजें हमको आयात करनी पड़ती है और उसके तुलना में हमें जो निर्यात हमारे द्वारा किया जाता है वो अच्छे सूखे मेवे का निर्यात किया जाता है, मैंगोज का निर्यात किया जाता है, एप्पल का निर्यात किया जाता है, या इसके अलावा और भी मदें हैं जैसे कुछ खनिज पदार्थों का निर्यात किया जाता है, कुछ कच्चे माल का निर्यात किया जाता है। पर टोटल में हमेशा हमारा लगातार आयात अधिक रहता है और निर्यात हमारा कमजोर रहता है। इस वजह से देश के लिए कहा जाता है कि हमारा जो व्यापार संतुलन है वो लगातार देश का विपक्ष में रहता है। यदि किसी समय देश में जितने निर्यात किए गए और जितना आयात किया वो बराबर हो, मान लीजिए 5000 करोड़ डॉलर का ही हम आयात करते हैं और 5000 करोड़ डॉलर का ही हम निर्यात करते हैं, तो हम बोलेंगे कि व्यापार संतुलन भी हमारा संतुलन में है। और यदि हमारे द्वारा निर्यात किया जा रहा है वो ज्यादा हो, 7000 करोड़ और आयात हम 5000 करोड़ का ही कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि व्यापार संतुलन हमारा पक्ष में है। जहां तक भुगतान संतुलन की बात है, भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। भुगतान संतुलन में दृश्य
व्यापार संतुलन के साथ अदृश्य मदों को भी शामिल किया जाता है। अर्थात भुगतान संतुलन में दृश्य व अदृश्य दोनों ही प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है। यानी जो चीजें आंखों से देखी जा सकती है आयात निर्यात होते हुए, उनको भी शामिल किया जाता है, और जो आंखों से नहीं देखी जा सकती, जिनको कि अदृश्य मदें कहते हैं, उनको भी भुगतान संतुलन में शामिल किया जाता है। भुगतान संतुलन सदैव संतुलित होता है यदि किसी समय हमारा टोटल विदेशों से प्राप्तियां ज्यादा है, भुगतान हमको हमारे निर्यात है, या टोटल विदेशों में हमने जो दिया है वो मान लीजिए 12,000 करोड़ का ही है, और आयात विदेशों से जो हमने प्राप्त किया वो अगर 15,000 करोड़ का है, तो बाकी 3,000 करोड़ का भुगतान हमको कोई ना कोई विदेश से ऋण लेकर करना पड़ेगा, या हमको अपना सोना बेचकर करना पड़ेगा। तो भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। आवश्यकता पड़ने पर अगर हमारा लगातार विपरीत में है तो हमको हो सकता है सोना देना पड़े या विदेशों से कर्जा लेना पड़े। कुल मिलाकर हमारे जो लेखा है उसमें भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। यदि हम विदेशों को उधार देकर अपने भुगतान को संतुलित करते हैं, यानी मान लीजिए हमने कुल विदेशों से जो मंगाया वो 15,000 करोड़ ही था, और विदेशों को हमने 18,000 करोड़ का कुल भेजा टोटल मिलाकर, चाहे वो बैंकिंग हो, जहाजरानी हो, व्यापार हो, वाणिज्य हो, आयात हो, निर्यात हो, तो ऐसी स्थिति में हमारा भुगतान संतुलन, हम 3,000 करोड़ का दूसरे देशों को ऋण दे पाएंगे या अपना पुराना ऋण हम चुका पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा भुगतान संतुलन सबल भुगतान संतुलन कहा जाएगा। और यदि हमको विदेशों से ऋण लेकर अपना सोना बेचकर भुगतान संतुलन को संतुलित करना पड़ रहा हो तो उसे निर्बल भुगतान संतुलन कहा जाएगा। और अगर दोनों चीज बराबर हो तो संतुलित भुगतान संतुलन होगा। कहने का तात्पर्य है कि भुगतान संतुलन सदैव संतुलित होता है। संतुलित करने के लिए अगर हमारे को पैसा किसी को देना है तो विदेशों से ऋण लेना पड़ सकता है, हमारे देश की संपत्ति को बेचकर भी हमको पैसा भुगतान करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर वो संतुलन में होता है। तो अगर हमको कुछ भुगतान करके भुगतान संतुलन को संतुलित करना पड़ता है तो ऐसे भुगतान संतुलन को हम निर्बल भुगतान संतुलन कहते हैं। और अगर हमारे पास पैसा एक्सेस बच जाता है, ऐसी स्थिति में जो भुगतान संतुलन होता है वो सबल भुगतान संतुलन होता है। उस पैसे से हम अपना ऋण चुका सकते हैं, किसी जो कमजोर राष्ट्र है उसको उधार दे सकते हैं। तो भुगतान संतुलन जो है इसमें दृश्य और अदृश्य दोनों ही मदों को शामिल किया जाता है। तो अदृश्य मदें कौन सी है इसको जानते हैं। दृश्य मदों के बारे में हमने बात करी कि जितने भी हम वस्तुओं का निर्यात करते हैं वो दृश्य मदें हैं, जिन भी सेवाओं का आयात निर्यात करते हैं वो भी दृश्य मदें हैं। इसके अलावा हम विदेशों में विनियोग करते हैं वो भी दृश्य मद है, विदेशी हमारे यहाँ विनियोग करते हैं वो भी दृश्य मद है। हमारे द्वारा विदेशों को कोई सहायता प्रदान की जाती है, जैसे मान लो विदेश में कोई भूकंप आ गया और भारत के लोगों के द्वारा विदेशियों को सहायता प्रदान की जाती है। कोरोना महामारी के दौरान हमारे द्वारा कोई सहायता प्राप्त की गई तो वो भी दृश्य मद है। इसी प्रकार से विदेशों से हमारे अभी कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है सेकेंड वेव में, तो विदेशों से कई प्रकार के ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, मास्क है, या कोरोना से रिलेटेड दवाइयां हमारे पास आ रही है। तो विदेशों से एक पक्षीय हस्तांतरण हो रहा है। अर्थात एक पक्षीय हस्तांतरण से तात्पर्य ऐसा पैसा प्राप्त करना जिसको भविष्य में आपको भुगतान नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो चीजें वो भी सारी दृश्य मद हैं। तो अदृश्य मद क्या है? बैंकिंग पर कोई पैसा खर्च किया जाता है, बैंकों से ऋण लिया जाता है, वो अदृश्य मद है। हमारे द्वारा या विदेशी के द्वारा हमें कोई इंश्योरेंस की सुविधा दी जाती है, बीमा की सुविधा दी जाती है, या भारतीय कंपनियों के द्वारा विदेशों को कुछ बीमा की सुविधा दी जाती है, वो कुछ दिखता नहीं, वो अदृश्य मद है। हमने कोई चीज का प्रोडक्शन किया और उस वस्तु का पेटेंट अमेरिकी कंपनी के पास था, तो हमने जो कमाया उसका कुछ भुगतान हमको अमेरिकी कंपनी को करना पड़ता है पेटेंट राइट के तहत, वो अदृश्य मद है। वहां हमने प्राप्त कुछ नहीं किया पर हमको भुगतान करना पड़ता है। या भारत के लोगों के पास किसी चीज का पेटेंट है तो भारतीय लोगों को जो विदेशों से प्राप्त होता है वो भी अदृश्य मद है। तो कई प्रकार की मदें शामिल होती है, जैसे बैंकिंग है, बीमा है, तकनीकी ज्ञान हमने कोई प्राप्त किया उसके लिए भुगतान करना पड़ सकता है, वो भी अदृश्य मद है। क्योंकि मशीन आप खरीदते हैं तो दिखती है, पर टेक्नोलॉजी आप खरीदते हैं वो आपको दिखती नहीं है। तो भुगतान संतुलन
एक व्यापक विचारधारा है जिसमें व्यापार संतुलन भी शामिल है, साथ साथ में अदृश्य मदों को भी शामिल किया जाता है। जैसे हम बंदरगाह से कोई सेवा देते हैं तो उसके बदले में हम भुगतान प्राप्त करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भुगतान संतुलन वह संतुलन है जो सदैव संतुलित रहता है, जिसमें दृश्य मदों के साथ अदृश्य मदों को भी शामिल किया जाता है। अब देखिए बोसो डस्टर्न क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन के बारे में क्या कहते हैं, वो परिभाषा उन्होंने देने का प्रयास किया। वो ये कहते हैं कि भुगतान संतुलन किसी देश के लिए अंतरराष्ट्रीय लेन देन की प्राप्तियां और भुगतान दर्ज करने का एक तरीका है। भुगतान संतुलन किसी देश के लिए क्या कह रहे हैं, हमने ये परिभाषा जो दी वो बोसो डस्टन ये क्या कहते हैं कि भुगतान संतुलन किसी देश के लिए अंतरराष्ट्रीय लेन देन में प्राप्तियों और भुगतान दर्ज करने का लेखा मात्र है। यानी भुगतान संतुलन एक ऐसा लेखा है जिसके अंदर किसी देश की विदेशों से प्राप्तियां और विदेशों को किए गए भुगतान का लेखा जो होता है, सब प्रकार के भुगतान जिसमें दृश्य मद है और अदृश्य मद दोनों ही शामिल होते हैं, उसको हम भुगतान संतुलन की संज्ञा देते हैं। व्यापार संतुलन क्या है और भुगतान संतुलन क्या है, इसको समझने के लिए हम एक काल्पनिक लेखा बनाते हैं जिसमें ये दिखाएंगे कि भुगतान संतुलन संतुलित भी, व्यापार संतुलन भी हो सकता है, असंतुलित भी हो सकता है, पर भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। तो देखिए, ये मैंने लेखा बनाया थोड़ा टाइम बचाने के लिए। भुगतान संतुलन लेखा में पहला जो हमने लिया वो लिया है व्यापार संतुलन। देखिए, व्यापार संतुलन में प्राप्तियां, हम विदेशों को कुछ चीज देंगे तो बदले में हमको पैसा प्राप्त होगा, वो हमारे खाते में क्रेडिट होगा या हमारे खाते में प्राप्तियों में लिखा जाएगा। मान लीजिए हमारे द्वारा 300 करोड़ रुपए का निर्यात किया जाता है, हमारे द्वारा चाय का निर्यात किया जाता है, संगमरमर का निर्यात किया जाता है, जेम्स एंड ज्वेलरी का निर्यात किया जाता है, इसके अलावा भारतीय सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता है। तो ये सारे 300 करोड़ डॉलर का मान लीजिए हमारे द्वारा निर्यात किया जाता है, तो वो हमारी क्रेडिट है, हमारे को प्राप्तियां होती है तो इधर लिखेंगे। और हमारे द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, खिलौने, चाइनीज लाइटें, चाइनीज मांझा और या विदेशों से हमको चीनी खरीदनी पड़ती है, थोड़ा सा हमको दाल खरीदनी पड़ती है, प्याज खरीदने पड़ते हैं, विदेशों से खनिज तेल खरीदना पड़ता है, इस पर हम 400 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तो ये हमारा भुगतान यानी डेबिट है। तो हमारे द्वारा आयात किया गया 400 करोड़ रुपए का और निर्यात किया गया 300 करोड़ का। इसी प्रकार से हम सेवाओं का निर्यात भी करते हैं। भारतीय डॉक्टर विदेशों में जाकर सेवाएं देते हैं, भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट विदेशों में जाकर सर्विस करते हैं, भारतीय कारीगर विदेशों में जाकर बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, भारतीय मजदूर लोग विदेशों में घरेलू नौकर के रूप में कार्य करते हैं। तो हमारे द्वारा सेवाओं का निर्यात किया गया, मान लीजिए 100 करोड़ का, 100 करोड़ की हमने सेवाएं निर्यात करी और विदेशों से भी हम सेवाएं प्राप्त करते हैं। हमारे बड़े बड़े बांध परियोजना बनाई जाती है तो हम विदेशी इंजीनियरों की सेवा लेते हैं। कई बार हमारे हॉस्पिटल में क्रिटिकल केस आते हैं तो हम विदेशी डॉक्टर्स की सेवाएं लेते हैं। इस प्रकार से विदेशों से सेवाओं का आयात किया, मान लीजिए 200 करोड़, यह आयात। तो आयात जो भी होगा वो डेबिट किया जाएगा, यानी भुगतान करना पड़ेगा उसके लिए, और जो भी हम निर्यात करेंगे उसके बदले हमको पैसे की प्राप्ति होगी तो इसको क्रेडिट किया जाएगा। अब विदेशों में विनियोग हमारे द्वारा किया जाता है। मान लीजिए भारतीय रिलायंस कंपनी विदेश में विनियोग करती है, भारतीय टाटा के द्वारा कोरस में पैसा लगाया जाता है। इसी प्रकार से भारतीय कंपनी विदेश में कोई स्टील प्लांट खरीद लेती है। तो इस प्रकार का विदेशी विनियोग हम करते हैं, विदेशों में विनियोग, वो मान लीजिए 100 करोड़ रुपए तो पैसा बाहर जाता है। देखिए, जो पैसा अंदर आएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, जिससे पैसा बाहर जाएगा उसको हम डेबिट करेंगे। इसी प्रकार से विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आकर निवेश करती है। मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी आकर हमारे यहाँ कार बनाने का कारखाना डालती है, जैसे किया कारखाना है। इसके अलावा फोर्ड कंपनी ने अपना एक प्लांट हमारे यहाँ डाला। इसके अलावा बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां हैं
वो हमारे यहाँ अगर प्लांट डालती है, चाहे वो मोटरसाइकिल बनाने का हो, चाहे कार बनाने का हो, चाहे वो जेसीबी मशीन बनाने का प्लांट हो, मान लीजिए विदेशी कंपनी हमारे यहाँ 200 करोड़ का निवेश करती है, तो वो पैसा हमारे यहाँ आता है, इसलिए हमारे यहाँ से उसको क्रेडिट किया जाएगा, जो पैसा बाहर जाता है उसको डेबिट किया जाएगा। इसी प्रकार से विदेशी लोगों के द्वारा भारतीय लोगों को उपहार दिया जाता है, दान दिया जाती है, सहायता दी जाती है। जैसे अभी कोरोना महामारी की सेकेंड वेव है, तो विदेशों से काफी पैसा आ रहा है, कुछ वस्तुओं के रूप में आ रहा है, कुछ नगद आ रहा है, कुछ सेवाओं के रूप में आ रहा है। तो मान लीजिए विदेशों से हमको 100 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होती है। एक पक्षीय भुगतान है, एक पक्षीय भुगतान का मतलब है इसके बदले हमको विदेशी को कुछ सेवा देने की जरूरत नहीं है। ऐसा भुगतान जिसके बदले प्रत्युत्तर में हमको कुछ देना नहीं पड़ता है, न कोई वस्तु देनी पड़ती है, न कोई सेवा देनी पड़ती है, केवल उपहार के रूप में आता है, गिफ्ट के रूप में आता है, या वो दान के रूप में आता है, उसको एक पक्षीय भुगतान करते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे देश में 700 करोड़ रुपए आते हैं विदेशों से, निर्यात, वस्तु के निर्यात के रूप में, सेवा के निर्यात के रूप में, या विदेशी विनियोग हमारे पास आता है, या विदेशों से एक पक्षीय हस्तांतरण आता है। इसी प्रकार से विदेशों को हम यूनिलेटरल भुगतान भी हम भी 100 करोड़ का करते हैं, विदेशी हमको 100 करोड़ का देते हैं, हम लेते मान लीजिए दूसरे देश से, करते दूसरे देश को है। तो हमारे लोगों के द्वारा भी एक पक्षीय निर्यात किया जाता है, एक पक्षीय भुगतान विदेशों को किया जाता है। मान लीजिए श्रीलंका को सहायता दी जाती है, भूटान को सहायता दी जाती है, नेपाल को सहायता दी जाती है, बांग्लादेश को सहायता दी जाती है, वर्मा को सहायता दी जाती है, और छोटी छोटी कंट्रीज है उनको हम फ्री में अपना वैक्सीन दे रहे हैं। तो ये 100 करोड़ का हमारे द्वारा भुगतान किया गया। तो यहाँ देखिए हमारी जो क्रेडिट हुई वो 700 करोड़ हुई, यानी विदेशों से हमको 700 करोड़ प्राप्त हुए और विदेशों को भुगतान हमको करना पड़ा 800 करोड़ का। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि हमारा भुगतान संतुलन असंतुलन में है, भुगतान संतुलन हमारा विपक्ष में है। हमारे भुगतान हुए 800 करोड़ के, जबकि हमको प्राप्तियां 700 करोड़ की ही हुई है। तो इस प्रकार से भुगतान संतुलन विपक्ष में भी हो सकता है। जितना हमने 700 करोड़ का भुगतान किया उतना ही हमको 700 करोड़ प्राप्त हो जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा व्यापार संतुलन में है। या हमने प्राप्त किया 1000 करोड़ और भुगतान 800 करोड़ का ही करना पड़ता, तो हम कहते हैं कि हमारा व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में है, 200 करोड़ प्लस में। पर जहां तक भुगतान संतुलन की बात आती है, भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है, क्योंकि भुगतान संतुलन में अदृश्य मदों को भी शामिल किया जाता है। तो इसमें देखिए हमने नीचे वाले पार्ट में पूंजीगत खाते को भी शामिल किया। केवल यहाँ जो फर्स्ट वाला जो खाता था उसके अंदर भुगतान संतुलन लेखा जो हमने बनाया उसमें केवल ये राजस्व खाता था और ये पूंजीगत खाता भी इसमें शामिल किया। तो देखिए पूंजीगत खाते में हम विदेशों से उधार ले सकते हैं, विदेशों को उधार दे सकते हैं, ये हमारा पूंजीगत खाता होता है। दीर्घकालीन उधार भी ले सकते हैं, अल्पकालीन उधार भी ले सकते हैं, सोना हम दे सकते हैं, विदेशों से परिसंपत्तियां भी खरीद सकते हैं। तो देखिए विदेशों से हमने 200 करोड़ का दीर्घकालीन उधार लिया, विदेशों से पैसा उधार लिया हमने 200 करोड़ रुपए, मान लीजिए आगे हम देंगे, अगले कुछ वर्षों में उसको चुकाएंगे, किस्तों में चुकाएंगे। इस गारंटी पर हमने विदेशों से कुछ पैसा उधार लिया, तो वो पैसा 200 करोड़ है। इसी प्रकार से अल्पकालीन समय के लिए हमने 200 करोड़ विदेशों से उधार लिया, ये हमारी प्राप्ति है, क्योंकि पैसा हमने लिया है तो पैसा हमारे पास आया है, तो हमारे पक्ष में वो क्रेडिट होगा। इसी प्रकार से हमने अपने मान लीजिए सोना बेचा 100 करोड़ का, 100 करोड़ डॉलर का सोना हमारे पास जो था, हमने विदेशियों को बेचा, तो उस सोने को देने की वजह से हमारे पास पैसा आया। तो ये 500 करोड़ रुपए हमारे पास पूंजीगत खाते में आए। 700 करोड़ ये कुल मिलाकर, 500 करोड़ ये पूंजीगत खाते का, कुल मिलाकर हमारा भुगतान संतुलन का लेखा हुआ 1200 करोड़। अब विदेशों को हमने अल्पकालीन उधार भी दिया, कुछ छोटे राष्ट्र है उनको भारत के द्वारा अल्पकालीन उधार दिया गया। मान लीजिए हम दीर्घकालीन उधार देते हैं 100 करोड़ का और अल्पकालीन उधार भी देते हैं 100 करोड़ का। इसके अलावा विदेशों से हम परिसंपत्तियां भी खरीदते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं खरीदते हैं जो हमारे लिए पूंजीगत खाते में आती है। स्वर्ण भी खरीद सकते हैं, हीरे जवाहरात भी खरीद सकते हैं, कच्चा माल भी खरीद सकते हैं। तो विदेशों से परिसंपत्तियों की खरीद की, यानी हमने पूंजी की खरीद की वो 100 करोड़ की। तो कुल मिलाकर हमने 300 करोड़ रुपए विदेशों को दिए, उधार के रूप में दिए। अल्पकालीन उधार के रूप में दिए 100 करोड़, दीर्घकालीन उधार के रूप में 100 करोड़ दिए, और 100 करोड़ रुपए का हमने सोना खरीदा। या हमने सोना बेचा था तो 100 करोड़ का भुगतान प्राप्त हुआ, या हमने सोना खरीदा तो पैसा उनको हमने वापस दिया। और इसके अलावा विदेशी व्यापार में
कुछ भूल चूक हो गई, लगभग 100 करोड़ की वो है, या भूल चूक अगर नहीं है तो हमको विदेशों से उधार और लेना पड़ सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 400 करोड़ 800 करोड़ कुल होता है 1200 करोड़, इस प्रकार यहाँ 700 करोड़ और 500 करोड़ कुल मिलाकर 1200 करोड़ होता है। तो भुगतान संतुलन का जो खाता होता है वो सदैव संतुलन में रहता है। यहाँ देखिए, हमने उधार ज्यादा लिया, हमने 400 करोड़ का उधार लिया। भुगतान संतुलन को संतुलित करने के लिए देखिए, स्वर्ण का विक्रय हमने 100 करोड़ किया, स्वर्ण का खरीद भी 100 करोड़ किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर हमने विदेशों से 400 करोड़ उधार लिए और 200 करोड़ उधार लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये खाता भुगतान संतुलन का संतुलित तो है, पर हमारे लिए ये निर्बल भुगतान संतुलन है, क्योंकि हमको विदेशों से 200 करोड़ एक्स्ट्रा उधार लेने पड़े। अगर विदेशों को हम 200 करोड़ ज्यादा उधार देते तो भुगतान संतुलन में तो होता, पर उसको सबल भुगतान संतुलन कहते। और अगर हमने जितना 400 करोड़ उधार लिया उतना ही 400 करोड़ दूसरे को उधार दे देते, फिर भुगतान संतुलन में होता, तो हम ये कहते कि भुगतान संतुलन में है। इस प्रकार से भुगतान संतुलन सदैव संतुलन में रहता है, कभी ये सबल हो सकता है और कभी ये निर्बल हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि भुगतान संतुलन किसे कहा जाता है, व्यापार संतुलन कैसे कहा जाता है, और एक लेखे के रूप में किस प्रकार से व्यापार संतुलन होता है और भुगतान संतुलन होता है, और क्यों भुगतान संतुलन सदैव संतुलन की स्थिति में होता है। आवश्यकता होने पर हमको ऋण लेकर उसको संतुलन में करना पड़ता है, और हमारे पास एक्सेस पैसा होता है तो हम किसी को उधार दे सकते हैं या पूंजी परिसंपत्तियों का निर्माण करके उसको संतुलन में करते हैं।